आज की कहानी है साल 1988 की, यानी आज से 36 साल पहले की। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में साल 1988 में एक डबल मर्डर होता है और जिसने पूरे बेंगलुरु शहर को हिलाकर रख दिया था। जो कत्ल की वारदात हुई थी वो कर्नाटक के विधानसभा से कुछ ही किलोमीटर दूर एक घर में हुई थी। अब इस वारदात में जो मरने वाले थे उनमें एक 60 साल की एक सिंधी महिला थी और एक 17 साल का उसका पोता था। परिवार रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए शुरुआत में पुलिस को लगा कि कारोबारी रंजिश का मामला है। हालांकि जब केस की तफ्तीश हुई और पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किए तो मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। जिस महिला की हत्या हुई थी उसका नाम था सावित्री देवी और उनका पूरा परिवार जो भारत विभाजन हुआ था साल 1947 में, उस दौरान पाकिस्तान से भारत आया हुआ था। भारत आने के बाद पहले तो ये परिवार कोलकाता में बसा, फिर मुंबई आया और बाद में मुंबई से बेंगलुरु आकर बस जाता है। इस परिवार ने पहले अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक आम की दुकान खोली, लेकिन बहुत जल्दी ये परिवार रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ जाता है। अब जो सावित्री देवी थी उनके 5 बच्चे थे और उनके पति थे, उनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। अब जो इनका धीरे धीरे रियल एस्टेट का कारोबार था वो काफी जम जाता है और उनके पास रुपए पैसों की भी आमदनी होना लगभग शुरू हो गया था। इनके पास काफी पैसा भी आने लगता है। सावित्री देवी बेंगलुरु के उस 5 मंजिला मकान में अपने 2 बेटों, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों के साथ रहा करती थी। रियल एस्टेट कारोबार की पूरी बागडोर थी वो सावित्री देवी के पास ही थी। एक दिन सावित्री देवी की बहू अपनी सास सावित्री देवी से कहती है कि वो अपने कमरे की दीवार पर एक ढलते हुए सूरज की तस्वीर बनाना चाहती है। न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री देवी ने अपनी जान पहचान वाले एक पलानी नाम के मिस्त्री को बुलाया और उसे कोई आर्टिस्ट ढूंढने के लिए कहा था। अब जो पलानी नाम का मिस्त्री था वो केरल में रहने वाले एक राजन नाम के एक आर्टिस्ट को जानता था। पलानी ने राजन को बुलाया और उसने दीवार पर वैसी ही पेंटिंग बना दी जैसी सावित्री देवी की बहू चाहती थी, यानी कि राजन ने ढलते हुए सूरज की तस्वीर बना दी थी। अब पेंटिंग बनाने के बदले में जो राजन को रकम दी गई थी उस रकम से राजन खुश नहीं होता है। जब राजन अपने घर पहुंचा तो एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों, जिनमें शशिधरन पिल्लई, टीओ राजू और एक दूसरा व्यक्ति था रघु, और उनको राजन ने ये सारी बात बताई। राजन ने उनसे कहा कि पेंटिंग को बनाने में उसे बहुत मेहनत लगी, लेकिन परिवार ने उसे बहुत कम पैसे दिए। और इसी बातचीत के दौरान राजन ने कहा कि वो रबड़ की खेती करना चाहता है और जमीन खरीदने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब बातों बातों में ये चारों दोस्त सावित्री देवी के घर पर लूट की प्लानिंग बनाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजन बेंगलोर लौटता है और प्लानिंग के जरिए रियल एस्टेट के कारोबार पर चर्चा करने के बहाने वो सावित्री देवी से मिलता है और इसके बाद वो अक्सर सावित्री देवी के घर पर आने जाने लगा था। एक दिन राजन को पता चलता है कि जमीन के एक सौदे में सावित्री देवी को एक बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए दिए। अब जो राजन था वो अपने दोस्तों के साथ सावित्री के घर में जो लूट की प्लानिंग थी उसको वो कंफर्म कर लेता है और तारीख होती है 21 सितंबर साल 1988 को। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था जब सावित्री देवी अपनी 5 मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर के अपने कमरे में बैठी हुई टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख रही थी। उसी दौरान राजन, शशि पिल्लई और उसके 2 साथी चुपके से सावित्री देवी के घर में घुस जाते हैं और सावित्री देवी को कमरे में बैठा देखकर वो उसके पास जाते हैं और उस सावित्री देवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब राजन और उसके साथी सावित्री देवी का गला घोंट रहे थे, इसी दौरान सावित्री देवी के घर की जो नौकरानी थी वो वहां पर आ जाती है, लेकिन उन लोगों ने उस नौकरानी पर भी हमला कर दिया था और उसे भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब अपनी दादी और उस नौकरानी की आवाज़ सुनकर सावित्री देवी का जो बेटा था और उनका पोता वो नीचे आए तो उन पर भी उन लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले में सावित्री देवी के जो 17 साल का पोता था उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस घर में लूट और कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद जो राजन था उसने घर की अलमारी से पैसे और गहने लूट लिए और मौके से वहां से भाग जाता है। जो कातिल थे यानी राजन और उसके साथी, उन्होंने महज 15 मिनट में ही सावित्री देवी की हत्या की और उनके घर से जो गहने और बाकी के सामान थे, पैसे थे, उनको वहां से लूट कर वो भाग जाते हैं।
रात को करीब 8:15 बजे जब सावित्री देवी का दूसरा बेटा घर लौटता है तो उसने जब वो सारा मामला देखा, उसकी माँ वहाँ पर पड़ी हुई, तो उसने तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस को मौके से सुराग के तौर पर केवल एक लाल रंग का वहाँ पर तौलिया मिलता है और फिर इसके बाद जो छानबीन हुई तो रेलवे ट्रैक पर कुछ खाली बैग मिले जो सावित्री देवी के घर से लुटे हुए थे। अब जो सावित्री देवी थी उनके जो परिवार का करीबी थी यानी करीबी था पिलानी, उसने वो तौलिया देकर पहचान लिया कि ये तौलिया राजन का ही है। पुलिस को अब सुराग मिल चुका था। अब पुलिस को राजन की तलाश थी। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चला कि राजन का एक रिश्तेदार जिसका नाम वेणु था वो बेंगलुरु में ही रह रहा था। उससे भी पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि राजन और उसके साथी तिरुवनंतपुरम पहुंचने के लिए आइलैंड एक्सप्रेस में सवार होकर वो चले गए। अब पुलिस के अफसरों ने फ्लाइट पकड़ी और जल्दी ही वो तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं। हालांकि जब तक पुलिस की टीम वहां पर पहुंची राजन अपने साथियों के साथ स्टेशन से निकल चुका था। अब मलयालम बोलने वाली बेंगलुरु पुलिस की एक टीम को केरल में राजन की तलाश के लिए भेजा जाता है। इस टीम में सावित्री देवी के परिवार का करीबी पलानी भी शामिल था। राजन की तलाश के लिए पुलिस के जवानों ने मजदूर का वेश बदला और बागान यानी खेत जाकर राजन के बारे में पूछताछ की। हालांकि 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बावजूद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि राजन का एक रिश्तेदार जिसका नाम राजेंद्र था वो तमिलनाडु के नागरकोइल इलाके में रहता है। अब जो पुलिस की टीम थी वो राजेंद्र के घर पर भी पहुंचती है, लेकिन पुलिस को राजेंद्र से भी कोई जानकारी नहीं मिलती और जो राजेंद्र था वो भी किसी भी प्रकार की जानकारी होने से मना कर देता है। अब जो पुलिस की टीम थी उस राजेंद्र के घर से निकलने ही वाली थी कि अचानक जो राजेंद्र का बच्चा था उसने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए। वो बच्चा कहता है कि मामा तो रबड़ का बागान खरीदने के लिए चंगनाचेरी में गए हुए। अब राजन को दबोचने के लिए पुलिस को एक और लीड मिल चुकी थी। राजन की तलाश में जो पुलिस की टीम थी वो चंगनाचेरी पहुंचती है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है फिर भी राजन के बारे में कोई खबर पुलिस को नहीं मिलती। अब ऐसे में जो पुलिस की टीम थी उसको वापस बुलाने का फैसला लिया जाता है। उसकी तलाश में गए अफसर वापस आने के लिए बस के इंतजार में वहां पर खड़े थे कि अचानक एक चमत्कार होता है। अब चमत्कार ये हुआ कि जो सावित्री देवी के परिवार का जो करीबी था उस पलानी नाम के व्यक्ति ने बस स्टैंड पर शशि पिल्लई नाम के उस व्यक्ति को पहचान लिया जो लूट और हत्या के उस मामले में राजन का साथी था। जैसे ही पलानी ने शशि पिल्लई को पहचाना तो पुलिस ने तुरंत उसे दबोचा और उसे पकड़कर पुलिस बेंगलोर ले आती है। जब शशि पिल्लई से पूछताछ की जाती है तो पिल्लई ने पूछताछ में जो पूरी कहानी थी वो पूरी की पूरी कहानी पुलिस को बयां कर दी और बता दिया कि उन्होंने कैसे उस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब बारी थी राजन की, क्योंकि राजन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर था। राजन को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके जो ग्राहक थे उनसे पुलिस ने संपर्क साधा। अब इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि जो राजन था वो अपनी पेंटिंग्स पर एक खास तरह का हस्ताक्षर करता है। इस हस्ताक्षर में उसका नाम होता है, एक ब्रश होता है और एक पेंट प्लेट की तस्वीर होती थी। पुलिस के जो अफसर थे उन्होंने राजन की पेंटिंग ली और ग्राहक बनकर दुकानों पर उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। पुलिस की कोशिश रंग लाती है और एक दुकानदार ने बताया कि राजन चंगनाचेरी इलाके में एक आर्ट वर्क की दुकान राजन ने खोल रखी है। पुलिस अपना जाल बिछाती है और 22 दिन की मशक्कत के बाद 13 अक्टूबर को राजन पुलिस की गिरफ्त में पकड़ में आ जाता है। अब राजन को पकड़ने के बाद उसके साथियों के साथ राजन को पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जहां कोर्ट ने 16 नवंबर साल 1993 को राजन, शशि पिल्लई और एक दूसरे व्यक्ति को कोर्ट मौत की सजा सुनाती है। रघु और जो राजू नाम के 2 साथी थे उनको कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाती। हालांकि बाद में राजन और जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो मौत की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल लिया। तो दोस्तों ये थी सावित्री देवी और उसके परिवार की एक दुख भरी कहानी। एक ऐसा परिवार जिसकी पूरी की पूरी बागडोर एक माँ चलाती है और उसका जो कारोबार था परिवार का रियल एस्टेट का, उसकी बागडोर भी वो महिला यानी वो सावित्री देवी ही संभालती थी।